हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए यह क्रैश कोर्स श्रृंखला चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत आपको 50 दिन में पूरे सब्जेक्ट कवर कराना है, जिसमें अभी तक इसके इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट को कवर किया जा चुका है। आपका इकोनॉमी का एक वीडियो अपलोड हो चुका है और अभी ये भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था का ये लेक्चर 3 है, जिसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे इसमें संविधान की प्रस्तावना, संघ एवं राज्य क्षेत्र भाग 1 के बारे में, नागरिकता भाग 2, मूल अधिकार भाग 3, राज्य के नीति निर्देशक तंत्र भाग 4 और 4 का के अंतर्गत मूल कर्तव्य को पढ़ा जाएगा। तो ये आज के हमारे मेजर टॉपिक है, जिनके संदर्भ में आज बात करते हैं। और इसमें साथ ही साथ ये भी आपको पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी पीएससी विद दीक्षा को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर इनकी आपको पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगी। और भी पहले जो भी सब्जेक्ट किए जा चुके हैं उनके भी आपको पीडीएफ वहां पर अवेलेबल हो जाएगी। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं कौन कौन से टॉपिक हैं। टॉपिक जैसे कि संविधान की प्रस्तावना, संघ एवं राज्य क्षेत्र जो भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से 4 तक आता है, नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11 में, मूल अधिकार 12 से 35 में, राज्य की नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 और मौलिक कर्तव्य आपके अनुच्छेद 51 का में, जो कि 11 मौलिक कर्तव्य हैं। इन सब के बारे में पढ़ा जाएगा। ये जो क्रैश कोर्स श्रृंखला है, इसमें आपको हर एक सब्जेक्ट का एक ओवरव्यू देना है, ताकि आप अगर किसी भी सब्जेक्ट को छूट रहा है आपका, तो इस तरीके से अगर आप इस टाइप की वीडियो देख लेते हैं तो आपका जो जो चीज़ें हैं तो वो जल्दी मतलब कम समय में चीज़ों का रिवीजन करना इसका मेन उद्देश्य है। तो इसी के अंतर्गत आपके इतने टॉपिक लिए गए हैं, जिससे आपका कम समय में आपके पूरे टॉपिक का रिवीजन भी हो जाएगा और एक तरीके से माइंड मैप भी बन जाएगा कि किस तरीके से कौन से आर्टिकल में क्या है, किस आर्टिकल से किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो ये आपका भाग 4 तक का जो मेजर सेक्शन रहेगा वह आपका आज कवर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें भाग 5 को करेंगे, जिसमें संघ के अंतर्गत जो भी आएगा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, जो भी जितने भी मेजर टॉपिक होंगे उनको कवर किया जाएगा। इसी तरीके से ये श्रृंखला आगे चलाई जाएगी, ताकि आपका कम समय में चीज़ें भी कवर हो जाए और आपको ये भी ना रहे कि आपने कोई सब्जेक्ट आपने कंप्लीट नहीं किया है। तो उसी बेसिस पे ये सीरीज़ बनाई गई है। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में, संविधान की प्रस्तावना को देखा जाए तो सर्वप्रथम से पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक प्रस्तावना मतलब उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया गया था। उसी आधार पर एक प्रस्तावना का प्रारूप जो वर्तमान में है उसी को संदर्भित किया जाता है। अब इसमें सबसे पहले आता है प्रस्तावना के बारे में जान लेते हैं, फिर इसके डिटेल में एक एक करके जानेंगे। संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में देखा जाए तो संविधान की प्रस्तावना कहती है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एते द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करती है। ये आपको पढ़ के इस कारण बता दी गई है क्योंकि आप संविधान पढ़ते हैं तो आपको ये प्रेमबल आपको याद होना ही चाहिए। इससे याद रहने से आपको कई सारे इसके संदर्भ समझने को मिलते हैं, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। ये आपका हिंदी में है। अब इसके इंग्लिश के वर्जन को भी देख लेते हैं कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitution India into the sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constitution Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. तो आपका ये हिंदी इंग्लिश में आपको बता दिया गया है, तो आपको इसको याद कर लेना है। अब आता है, और वैसे भी आप तैयारी करते हैं तो आपको ये तो याद होगा ही,
संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में देखा जाए तो एक परिचय के तौर पर देखें कि प्रस्तावना जो होती है संविधान का एक परिचय या भूमिका होती है, जिसमें संविधान को बनाने के उद्देश्य, संविधान के आदर्श लक्षणों, संविधान निर्मित मूलभूत प्रावधानों और संविधान निर्माण की तिथि का इसमें उल्लेख किया गया है। तो ये जैसा कि आपने देखा ही हुआ है। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आते हैं कि 13 दिसंबर 1946 को नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया था। तो कब लाया गया था उद्देश्य प्रस्ताव? 13 दिसंबर 1946 को, और 22 जनवरी 1947 को इसे संविधान सभा ने स्वीकार किया हुआ था। प्रस्तावना के प्रमुख तत्वों को देखा जाए तो इसे 4 तत्वों में विभाजित किया गया है, जिस तरीके से आसानी से समझा जा सकता है। पहला तो आता है कि संविधान के अधिकार स्रोत, दूसरा आता है भारत की प्रकृति के संदर्भ में, तीसरा आता है संविधान के उद्देश्य और चौथा आता है संविधान लागू होने की तिथि के संदर्भ में। पहला आता है संविधान के अधिकार के स्रोत के अंतर्गत देखा जाए तो प्रस्तावना कहती है कि संविधान भारत के लोगों से शक्ति अधिग्रहित करता है। तो ये किसके संदर्भ में है कि यह भारत के संविधान से शक्ति को अधिग्रहित करता है। दूसरा आता है भारत की प्रकृति के संदर्भ में, जो कि भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणतांत्रिक राज व्यवस्था वाला देश बनाती है। तो ये भारत की प्रकृति के संदर्भ में है, जो कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणतांत्रिक राज व्यवस्था वाले देश के संदर्भ में आती है। फिर आता है इसके संदर्भ में कि संविधान के उद्देश्य के बारे में देखते हैं। तो संविधान का उद्देश्य किस किस संदर्भ में? सबसे पहले तो आता है न्याय। कितने न्याय की बात करता है? 3 तरीके के न्याय करता है, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। स्वतंत्रता, जो कि 5 तरीके की स्वतंत्रता है, जिसमें विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है। फिर आती है समता, जो कि प्रतिष्ठा और अवसर की समता, एकता एवं अखंडता, व्यक्ति की गरिमा और बंधुता पर्याय एक उद्देश्य को संदर्भित करता है। तो ये प्रस्तावना के संदर्भ में। फिर आता है संविधान के लागू होने की तिथि। तो ये संविधान में कब लागू होने की तिथि है? 26 नवंबर 1949 को इस तिथि का उल्लेख करती है। तो ये संविधान के प्रमुख तत्व हैं, जिसके अंतर्गत इसके संविधान के अधिकार के स्रोत, संविधान की भारत की प्रकृति, संविधान के उद्देश्य और संविधान लागू होने की तिथि के संदर्भ में इसको संदर्भित करती है। तो इस तरीके से ये संविधान की प्रस्तावना के प्रमुख तत्व होते हैं। अब एक एक करके एक एक के मुख्य शब्दों की डेफिनेशन को जानते हैं कि आखिर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्या होता है, लोकतांत्रिक क्या होता है और समाजवादी पंथ निरपेक्ष क्या होता है। इनकी एक डेफिनेशन को संक्षिप्त तौर पर समझ लेते हैं। संप्रभुता क्या होती है? संप्रभुता को एक तरीके से होता है कि संप्रभुता का ऐसा होता है कि एक ऐसा देश जहाँ पर जहाँ ना तो आंतरिक तथा बाहरी दोनों मामलों से स्वतंत्र लड़ने की शक्ति राज्य में निहित होती है। जैसे कि भारत के संदर्भ में हम देखते हैं तो भारत ना तो किसी अन्य देश पर निर्भर है, ना ही अन्य किसी देश का डोमिनियन है। मतलब कि यह किसी भी के भी ऊपर कोई शक्ति नहीं है, चाहे वह कोई भी मामले, हर प्रत्येक मामले के लिए यह स्वतंत्र है। तो यह संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न के संदर्भ में आता है। फिर दूसरा आता है समाजवादी। समाजवादी शब्द के संदर्भ में देखा जाए तो समाजवाद एक तरीके से भारतीय समाजवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद है। भारतीय समाजवाद कैसा समाजवाद है? लोकतांत्रिक समाजवाद है, ना कि साम्यवादी समाजवाद, जिसे राज्यस्थ समाजवाद भी कहा जाता है। इस समाजवाद के अंतर्गत उत्पादन और वितरण के सभी साधनों का राष्ट्रीयकरण और निजीकरण, संपत्ति का मूल उन्मूलन इसके अंतर्गत शामिल होगा। लोकतांत्रिक समाजवाद का एक तरीके से उद्देश्य देखा जाए तो गरीबी, उपेक्षा, बीमारी, अवसर की समानता को समाप्त करना होता है। तो लोकतांत्रिक समाजवाद का क्या उद्देश्य है, जो कि भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद है, कि इसका उद्देश्य गरीबी, उपेक्षा, बीमारी व अवसर की असमानता को समाप्त करना होता है। लोकतांत्रिक समाजवाद में एक मिश्रित अर्थव्यवस्था भी भारत में निर्मित है, जैसे कि जो कि सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों तरह की क्षेत्रों को सम्मिलित करके मिश्रित अर्थव्यवस्था की अवधारणा को अपनाया गया। प्रस्तावना को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत ये जो समाजवादी शब्द है इसको जोड़ा गया था। तो समाजवादी शब्द को किसके अंतर्गत जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत इसे जोड़ा गया। अब नेक्स्ट आता है धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष के बारे में। इसमें जो भी शब्द का उल्लेख किया गया है, प्रत्येक शब्द की डेफिनेशन को बताया गया है, क्योंकि इनके डेफिनेशन को आप समझ लेते हैं तो आगे जब भी आप आर्टिकल पढ़ते हैं और संविधान को पढ़ते हैं तो उसको समझने में आसानी होती है।
पंथनिरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष को भी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया था और भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता का आशय है कि सभी धर्म समान हैं और सरकार का समान समर्थन प्राप्त है। तो इसमें किसी भी तरीके का धर्म के नाम पर कोई भेदभाव नहीं है, क्योंकि यह धर्मनिरपेक्ष इस शब्द को उल्लेखित करता है, मतलब कि सभी धर्म समान है और इसमें सरकार को समान लोग समर्थन भी प्राप्त है। और ये सभी अवधारणाएं भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता से रिलेटेड विद्यमान है। तो इसके संदर्भ में अब आता है कि लोकतांत्रिक के बारे में। लोकतांत्रिक क्या है? लोकतांत्रिक व्यवस्था प्रचलित संप्रभुता पर आधारित होती है, जिसमें सर्वोच्च शक्ति जो होती है वह जनता में निहित होती है। लोकतंत्र जैसे देखा जाए तो एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है, एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जो लोग अपनी आसक्ति का इस्तेमाल प्रत्यक्ष रूप से करते हैं, जैसे कि स्विट्जरलैंड। और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र वह लोकतंत्र जहाँ पर लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि सर्वोच्च शक्ति का इस्तेमाल करते हैं और सरकार चलाते हुए कानून का निर्माण करते हैं, जैसे कि इसे लोकतंत्र को प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहा जाता है, जैसे संसदीय लोकतंत्र और राष्ट्रपति के अधीन लोकतंत्र होता है। तो एक तरीके से दो तरीके के लोकतंत्र, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है, एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोग अपनी शक्ति का इस्तेमाल प्रत्यक्ष रूप से करते हैं, जैसे कि स्विट्जरलैंड हुआ। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र जिसमें लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि सर्वोच्च शक्ति का इस्तेमाल करते हैं और इसे सरकार चलाते हुए कानून का निर्माण करते हैं। और इस लोकतंत्र में प्रतिनिधि लोकतंत्र उसे कहा जाता है जहाँ पर संसदीय लोकतंत्र हो, राष्ट्रपति के अधीन जो भी सत्ता हो, इसके संदर्भ में आता है। अब हमारा दूसरा शब्द आता है गणराज्य के बारे में। गणराज्य के एक डेफिनेशन को देखा जाए तो गणराज्य वह होता है जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य का अर्थ यह होता है कि भारत का प्रमुख अर्थात राष्ट्रपति, जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो वह एक सत्ता में आते हैं। चुनाव के जरिए जब सत्ता में आते हैं तो उनका चुनाव 5 वर्ष के लिए अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। एक तरीके से देखा जाए तो यह गणराज्य ऐसे देश को कहा जाता है जिसमें राज्य का प्रमुख प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। तो जहाँ पर राज्य का प्रमुख प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है वह गणराज्य होता है। जैसे कि लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था को 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है, एक होता है राजशाही, दूसरी होती है गणतंत्र। राजशाही व्यवस्था जो होती है जिसमें राज्य का प्रमुख उत्तराधिकारिता के माध्यम से पद पर आसीन होता है, जैसे कि ब्रिटेन में ऐसा होता है। और दूसरा होता है गणतंत्र, जहाँ पर राज्य का प्रमुख हमेशा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से निश्चित समय के लिए चुनकर आता है, जैसे कि अमेरिका। तो इस तरीके से ये देखने को मिलता है। और भारतीय गणतंत्र की बात की जाए तो यहाँ पर जो राजा का मतलब कि जो यहाँ राज्य का प्रमुख है, राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष तौर पर चुने जाता है और वह 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। तो इस तरीके से ये जो व्यवस्था होती है वह एक गणराज्य को संबोधित करती है। दूसरे तरीके का आता है अब न्याय के बारे में, जो कि 3 तरीके के न्याय को इसमें सम्मिलित किया गया है। न्याय के अंतर्गत 3 रूप हैं, एक आता है सामाजिक, दूसरा आता है आर्थिक और तीसरा आता है राजनीतिक। सामाजिक न्याय का अर्थ होता है कि हर व्यक्ति के साथ जाति, रंग, धर्म, लिंग के आधार पर बिना भेदभाव किए समान व्यवहार का होना। इसका मतलब होता है कि समाज में किसी भी वर्ग विशेष के लिए विशेष अधिकार की अनुपस्थिति और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग और महिलाओं की स्थिति में सुधार से संदर्भ में होता है। दूसरा आता है आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय जो होता है आर्थिक कारणों के आधार पर किसी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जाएगा, यानी कि इसमें संपदा, आय, संपत्ति और असमानता को दूर करना भी इसमें शामिल होता है। तो इस तरीके का ये आर्थिक न्याय हुआ। अब तीसरा आता है राजनीतिक न्याय, जो कि हर व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं, जैसे कि चाहे वह व्यक्ति राजनीतिक दफ्तर की बात करता हो, चाहे वह अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का अधिकार हो, वह सभी राजनीतिक न्याय के अंतर्गत आते हैं। जो आपकी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के इन तत्वों को 1917 की जो रूसी क्रांति हुई थी तो उस टाइम पे इन तीनों शब्दों को लिया गया था। तो ये कहाँ से लिए गए हैं? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को 1917 की रूसी क्रांति के दौरान इन तीनों न्यायों को लिया गया था, जिसमें सामाजिक के अंतर्गत हर व्यक्ति को जाति, रंग, धर्म, लिंग के आधार पर बिना भेदभाव किए समान व्यवहार होना। आर्थिक कारणों के अंतर्गत इसमें किसी भी व्यक्ति को भेदभाव नहीं किया जाएगा और राजनीतिक के अंतर्गत हर व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे। तो इस तरीके से ये व्यवस्था संदर्भित करती है।
अब आता है स्वतंत्रता के बारे में। स्वतंत्रता के संदर्भ में देखा जाए तो इसमें स्वतंत्रता का अर्थ लोगों की गतिविधियों पर किसी भी प्रकार की रोक टोक की अनुपस्थिति तथा साथ ही व्यक्ति के विकास के अवसर प्रदान करना होता है। जैसे कि प्रस्तावना हर व्यक्ति के लिए मौलिक अधिकारों के जरिए अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता सुरक्षित करती है और इनके हनन के लिए कानून का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। जैसे कि इसमें विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता होती है। अब आता है समता के बारे में। समता के संदर्भ में देखा जाए तो समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेष अधिकार की अनुपस्थिति और बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर प्राप्त करने का उपबंध किया गया है। कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना हर नागरिक की स्थिति और अवसर की समानता प्रदान करती है। इसमें समानता में 3 आयाम होते हैं, जिसमें नागरिक, राजनीतिक और आर्थिक तरीके से होता है। प्रस्तावना के संदर्भ में प्रतिष्ठा और अवसर की समानता को संदर्भित करती है। अब आता है बंधुत्व के बारे में, जो कि भाईचारे की भावना को संदर्भित करती है। कि संविधान एकल नागरिकता के एक तंत्र के माध्यम से भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करता है, जिसमें मौलिक कर्तव्य जो होता है, मौलिक कर्तव्य जो अनुच्छेद 51 के अंतर्गत दिए गए हैं, जिसमें हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य होता है कि वह धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय अथवा वर्ग विविधताओं से ऊपर उठ सौहार्द और अपनी भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करेगा। तो इसके संदर्भ में आता है। अब आता है कि व्यक्ति की गरिमा के बारे में। व्यक्ति की गरिमा जो देखा जाए तो प्रत्येक व्यक्ति को मानवीय गरिमा पूर्ण जीवन जीना, इसके संदर्भ में आता है। एकता और अखंडता के संदर्भ में देखा जाए तो एकता एक तरीके से वह होती है जो कि एक मनोवैज्ञानिक संकल्पना है, जो नागरिकों के बीच होने वाले भाव को बढ़ावा देती है। तो ये किसको बढ़ावा देती है? नागरिकों के अंदर जो भाव पैदा होते हैं उनके भाव को बढ़ावा देती है। और इसके अंतर्गत अखंडता, जो कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे प्रस्तावना में जोड़ा गया, और यह अखंडता एक भौगोलिक संकल्पना है जो इस बात पर बल देती है कि भारत का क्षेत्र या भूभाग उससे अलग ना हो। तो इसके संदर्भ में प्रस्तावना को संदर्भित किया जाता है। तो प्रस्तावना में जो भी शब्द इसमें उल्लेखित किए गए सबका एक एक्सप्लेनेशन देखा, ताकि अगर इन शब्द से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आते हैं तो आप कहीं भी इसका हल करने से चूके नहीं। अब आता है स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर 42वें संविधान संशोधन 1976 को तहत समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया था। तो कौन कौन से शब्द जोड़े गए? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता को इसके अंतर्गत जोड़ा गया। अब आता है हमारा भाग 1। यहाँ पर प्रस्तावना फिटनेस होती है। अब नेक्स्ट आता है भाग 1 के बारे में। भाग 1 के संदर्भ में देखा जाए तो भाग 1 का मैं भाग अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 तक है, जिसका उल्लेख संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के संदर्भ में होता है, जिसमें अभी प्रेजेंट में देखा जाए तो भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। चलिए तो एक एक अनुच्छेद के बारे में जान लेते हैं कि अनुच्छेद 1 क्या कहता है। अनुच्छेद 1 के संदर्भ में देखा जाए तो अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। मतलब कि भारत 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों सहित भारत राज्यों का संघ होगा। राज्य और संघ राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में भी निर्दिष्ट हैं, और भारत के राज्य क्षेत्र में अर्जित किए गए अन्य राज्य क्षेत्र भी समाविष्ट होंगे, जो संघ राज्य क्षेत्रों के शासन के लिए विनिमय राष्ट्रपति बनाते हैं और नियुक्त प्रशासक के माध्यम से संघ राज्य क्षेत्र में शासन चलाते हैं। तो इसके संदर्भ में आता है। अब आता है अनुच्छेद 2 के अंतर्गत। अनुच्छेद 2 कहता है कि भारत की संसद को विधि द्वारा ऐसे निर्बंधों या शर्तों पर जो ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश और उनकी स्थापना की शक्ति प्रदान की गई है। और अनुच्छेद 35वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सिक्किम को भारत का एक संयुक्त राज्य बनाया गया था, और 36वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को भारत संघ का दर्जा दिया गया। तो इसके संदर्भ में नए राज्यों के प्रवेश और उनकी स्थापना की शक्ति अनुच्छेद 2 के अंतर्गत दी गई है। इसी तरीके से अनुच्छेद 3 कहता है कि संसद को किसी भी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके या 2 या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर एक नए राज्यों के निर्माण करने की भी शक्ति अनुच्छेद 3 के अंतर्गत देता है, जिसमें संसद विधि द्वारा किसी राज्य क्षेत्र का आकार घटा भी सकती है, बढ़ा भी सकती है और राज्य की सीमा और उनके नाम में भी परिवर्तन कर सकती है। तो इस तरीके से ये आपका अनुच्छेद 3 संदर्भित होता है।
फिर आता है इसके संदर्भ में कुछ नोट दिया गया है कि इस प्रयोजन में राष्ट्रपति की सिफारिश पर बिना संसद के किसी भी सदन में कोई विधेयक पेश नहीं किया जाएगा। मतलब कि ये इसके विधेयक को पेश करने के संदर्भ में तो कहा गया है, लेकिन ये सिचुएशन तब होगी जब मतलब कि राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना इस कोई भी विधेयक को संसद में पेश नहीं किया जाएगा। मतलब कि कोई भी विधेयक नहीं पेश किया जाएगा। और यदि इस विधेयक का प्रस्ताव किसी भी राज्य के क्षेत्र, उसकी सीमाओं या उसके नामों को प्रभावित करता है तो वह विधेयक राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य के विधानमंडल के पास उस पर राय व्यक्त करने के लिए भेजा जाना चाहिए। तो इसमें अनुच्छेद के अंतर्गत आपको कंडीशन तो दी गई है कि आप ये चीज़ कर सकते हैं, लेकिन कोई भी कार्य राष्ट्रपति की अनुमति के बिना नहीं होगा। और अगर राज्यों के द्वारा इस चीज़ को कर दिया गया है, उसके नामों में परिवर्तन कर दिया गया है, उसके क्षेत्र में सीमाओं को जो प्रभावित करता है, मतलब कि उसके नाम से जो भी विधेयक प्रभावित होता है, तो उसे राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य विधानमंडल के पास उसकी राय व्यक्त करने के लिए भेजा जाना चाहिए। तो ये कंपलसरी है। और इस प्रकार राज्य द्वारा राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट अवधि के अंदर व्यक्त की जानी चाहिए, किंतु राज्य विधानमंडल द्वारा व्यक्त विचार राष्ट्रपति या संसद पर बाध्यकारी नहीं होते हैं। तो एक कंडीशन ये भी है कि विचार के लिए भेजा तो जाता है, लेकिन सिचुएशन ये आएगी कि वो ज़रूरी नहीं है कि उसकी बात के लिए संसद की बात को मानने के लिए बाध्य हो, या राष्ट्रपति की बात को मानने के लिए यह बाध्यकारी नहीं होता है। तो इस तरीके से ये एक संदर्भ है। अब आता है अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 क्या कहता है? अनुच्छेद 4 कहता है कि नई राज्यों की स्थापना, उनका प्रवेश और विद्यमान राज्यों के नामों, क्षेत्रों और उनकी सीमाओं आदि में परिवर्तन को अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। जब अनुच्छेद 4 में कहा गया है कि जब भी किसी राज्य की स्थापना होती है, उनका प्रवेश होता है या राज्यों के नामों, क्षेत्रों और सीमाओं में परिवर्तन होता है, तो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत इसमें कोई संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संवैधानिक संशोधन का प्रावधान किया गया है। तो अगर ऐसी प्रक्रिया राज्यों के संदर्भ में होती है तो इसमें इस आर्टिकल के तहत कोई इसमें इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा कि संविधान संशोधन के अंतर्गत ये प्रक्रिया हुई। तो ऐसा है। अब बेरुआरी संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने विचार व्यक्त किया था कि संविधान संशोधन द्वारा ही कोई राज्य क्षेत्र किसी दूसरे राष्ट्र को सौंपा जा सकता है। जैसे उदाहरण आया था के तौर पर देखा जाए तो 9वां संविधान संशोधन द्वारा बेरुआरी राज्य क्षेत्र पाकिस्तान को सौंपा गया और 100वें संविधान संशोधन के द्वारा कुछ भारतीय क्षेत्र बांग्लादेश को सौंप दिए गए। तो इसको एक उदाहरण के तौर पर देखा जा सकता है। अब यहाँ पर ये आपके आर्टिकल फिनिश होते हैं जो कि संघ एवं राज्य क्षेत्रों के संदर्भ में है। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक भारतीय नागरिकता के बारे में, जो कि भाग 2 के अंतर्गत और अनुच्छेद 5 से 11 तक में आता है। भारतीय नागरिकता के संदर्भ में देखा जाए तो भारत में एकल नागरिकता है। भारत की एकल नागरिकता भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत कुछ प्रावधानों को संदर्भित करती है। इन प्रावधानों के संदर्भ में देखा जाए तो सबसे पहले तो आता है कि इसमें जन्म के आधार पर नागरिकता होती है, वंश परंपरा द्वारा नागरिकता प्राप्त होती है, देशीकरण के आधार पर नागरिकता प्राप्त होती है, पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त होती है और भूमि विस्तार के आधार पर भी कुछ नागरिकता इसमें प्राप्त होती है। जैसे कि जन्म के आधार पर नागरिकता देखी जाए तो 26 जनवरी 1950 को प्रत्येक व्यक्ति जिसका जन्म भारत के संविधान के लागू होने से हुआ। वंश परंपरा के आधार पर देखा जाए तो इसमें आता है कि भारत के बाहर अन्य देश में 26 जनवरी 1950 में जन्म लेने वाले व्यक्ति भारत के नागरिक माने जाएंगे। फिर तीसरी सिचुएशन आती है कि देशीयकरण द्वारा नागरिकता, जहाँ पर देशीयकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त कर यह नागरिकता प्राप्त की जाती है, पंजीकरण द्वारा नागरिकता को प्राप्त किया जाता है और भूमि विस्तार द्वारा कि नए भूभाग को भारत में शामिल किया जाता है। इसके संदर्भ में प्रावधान अलग से दिए गए। अब आता है कि नागरिकता की समाप्ति के बारे में जान लेते हैं, फिर इसके बाद नागरिकता से रिलेटेड जितने भी अनुच्छेद हैं उनके बारे में जानेंगे। नागरिकता के संदर्भ में देखा जाए तो नागरिकता की समाप्ति जो एक तरीके से देखा जाए तो 3 तरीके से देखने को मिलती है। पहले तो वो होती है स्वैच्छिक त्याग का होना, दूसरी आती है बर्खास्तगी का होना और तीसरी होती है वंचित करने के द्वारा। भारत में एकल नागरिकता है, इसके संदर्भ में आता है और एकल नागरिकता का जो विचार है वह ब्रिटेन से लिया गया।
स्वैच्छिक त्याग के संदर्भ में देखा जाए तो एक भारतीय नागरिक जो पूर्ण आयु और क्षमता का हो और ऐसी घोषणा के उपरांत वह भारत का नागरिक नहीं रहता और वह अपनी नागरिकता त्याग देता है, तो इसके संदर्भ में होता है। दूसरा आता है बर्खास्तगी में कि यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ले और तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वयं बर्खास्त हो जाएगी और यह व्यवस्था तब लागू नहीं होगी जब भारत युद्ध में व्यस्त हो। जब भारत में युद्ध में व्यस्त होगा तब वह किसी भी देश की नागरिकता को ये वाली सिचुएशन नहीं होगी कि वह अन्य देश की नागरिकता को अपनी स्वेच्छा से ग्रहण कर ले या बर्खास्त कर ले। वंचित करने के आधार पर देखा जाए तो इसके पीछे कई कारण हैं। पहला तो एक कि नागरिकता फर्जी तरीके से प्राप्त की गई थी। दूसरा, भारतीय यदि नागरिक में संविधान के प्रति अनादर जताया गया हो। तीसरा, यदि नागरिक में युद्ध के दौरान शत्रु के साथ गैरकानूनी रूप से संबंध स्थापित किया गया हो। और चौथा कि पंजीकरण या प्राकृतिक नागरिकता के 5 वर्षों के दौरान नागरिक को किसी देश में 2 वर्ष के लिए कैद हुई हो और या फिफ्थ की भारतीय सामान्य रूप से भारत के बाहर 7 वर्षों से रह रहा हो। तो इसके संदर्भ में ये वंचित करने के कारण ये प्रमुख होते हैं। ये बर्खास्तगी के आधार पर और स्वैच्छिक त्याग के आधार पर नागरिकता की समाप्ति होती है, जो कि नागरिकता अधिनियम 1955 के अधिनियम या संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार यह प्राप्त नागरिकता के 3 कारण बताए गए हैं। अब आता है इसके संदर्भ में कि जो संविधान के प्रारंभ में नागरिकता के वर्ग बनाए गए थे उनके बारे में, जो कि अनुच्छेद 5 के अंतर्गत आता है कि अनुच्छेद 5 कहता है कि वह भारत का नागरिक हुआ जो कि निम्न 3 शर्तों को पूरा करता हो। तो कौन कौन सी शर्तें होंगी कि वह भारत का नागरिक होगा? पहली तो आती है कि वह भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो। दूसरी आती है कि उसके माता पिता में से कोई एक भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो। और तीसरी आती है कि वह संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले कम से कम 5 वर्षों तक साधारण तौर पर भारत का निवासी रहा हो। तो ये 3 तरीके की स्थितियां होती है जिसके संदर्भ में जो कि नागरिकता के संदर्भ में है, जो इन शर्तों को पूरी करता हो तो वह भारत का नागरिक होगा। भारत में जन्मा हो, भारत का पिता एक में से कोई एक भारत में के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो और संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले कम से कम 5 वर्षों में साधारण तौर पर भारत का निवासी रहा हो, इसके संदर्भ में आता है। अब आता है इसके अंतर्गत अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 6 कहता है कि पाकिस्तान से प्रव्रजन करके आए व्यक्तियों की नागरिकता के संदर्भ में कि अनुच्छेद 6 के अनुसार पाकिस्तान से भारत प्रव्रजन करने वाला कोई व्यक्ति भारत का नागरिक तभी समझा जाएगा जब वह 2 शर्तों को पूरा करता हो। कौन कौन सी शर्त है? पहली शर्त आती है कि उसका या उसके माता पिता अथवा उसके दादा दादी या नाना नानी में से किसी एक का जन्म भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा परिभाषित भारत के राज्य क्षेत्र में हुआ हो। और दूसरी शर्त होती है कि 19 जुलाई 1948 से पहले और बाद में प्रव्रजन करने वाले के लिए अलग अलग हो और इस तिथि के पहले आने वाले व्यक्तियों के लिए सिर्फ इतनी शर्त है कि वे आने के बाद से साधारणतः भारत में रह रहे हों, किंतु इस तिथि को या तो उसके पश्चात आने वाले व्यक्तियों के लिए जरूरी है कि उन्होंने सक्षम अधिकारी के पास स्वयं को भारत के नागरिक के तौर पर पंजीकृत करा लिया हो और यह पंजीकरण तभी हो सकता है जब ऐसा व्यक्ति नागरिकता के लिए आवेदन करने की तिथि के 6 महीने के पहले भारत में रह रहा हो। तो इसी तरीके की 2 सिचुएशन होती है जो कि नागरिकता के संदर्भ में है। नेक्स्ट आपका आर्टिकल आता है आर्टिकल 7, जो कि पाकिस्तान के प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के संदर्भ में, जिसमें अनुच्छेद 7 में बताया गया है कि जिस व्यक्ति ने 1 मार्च 1947 के पश्चात भारत से पाकिस्तान के लिए प्रव्रजन कर लिया है वह भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा, किंतु यदि वह स्थायी रूप से भारत लौटने के लिए अनुमति लेकर वापस आया है तो उसकी नागरिकता के संबंध में वही नियम लागू होंगे जो अनुच्छेद 6 से में 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आने वाले व्यक्तियों पर लागू होते हैं। इसका अर्थ होता है कि ऐसे व्यक्ति को पंजीकरण के लिए आवेदन करना होगा और ऐसा आवेदन कम से कम 6 महीने तक भारत में रहने के बाद ही किया जाएगा। तो इस तरीके का इस आर्टिकल में दिया गया। अब आता है अनुच्छेद 8। अनुच्छेद 8 के बारे में देखा जाए तो ये कहता है कि भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति की नागरिकता के बारे में कि अनुच्छेद 8 उन व्यक्तियों को नागरिकता का उपबंध करता है जो संविधान के प्रारंभ के समय भारत के निवासी नहीं थे किंतु भारतीय मूल के हैं। इनके अनुसार जिस व्यक्ति का जन्म अथवा जिसके
माता पिता, दादा दादी या नाना नानी में से किसी का जन्म 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा परिभाषित भारत में हुआ था और जो वर्तमान में साधारण तौर पर किसी अन्य देश में रह रहा है, वह भारत का नागरिक समझा जाएगा। यदि वह अपने निवास के देश में भारत के राजनयिक या कौशलीय प्रतिनिधि के समक्ष नागरिकता का आवेदन प्रस्तुत करता है, तो उसके आवेदन को उसकी नागरिकता का पंजीकरण कर लिया जाएगा। तो ये अनुच्छेद 8 कहता है। अब आता है अनुच्छेद 9, जो है वह नागरिकता की समाप्ति के संदर्भ में है कि अनुच्छेद 9 में किसी भी देश की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने और भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। तो जब आप किसी देश की नागरिकता को स्वीकार कर लेते हैं तो भारत की नागरिकता अनुच्छेद 9 के अंतर्गत स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। अब आता है अनुच्छेद 10। अनुच्छेद 10 क्या कहता है? अनुच्छेद 10 कहता है कि किसी भी नागरिक की नागरिकता का अधिकार संसदीय विधान के अलावा किसी अन्य रीति से नहीं छीना जा सकता है। और अनुच्छेद 11 कहता है कि नागरिकता से संबंधित विधान बनाने की शक्ति संसद को होगी और इस प्रयोजन में हेतु संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 को पारित किया हुआ है। इस तरीके से ये नागरिकता के संदर्भ में ये प्रावधान है। अब 1955 का अधिनियम क्या कहता है? 1955 के अधिनियम में इस तरीके के प्रावधान दिए गए हैं जो कि जन्म से वंश परंपरा के द्वारा, देशीकरण द्वारा, पंजीकरण द्वारा और भूमि विस्तार के आधार पर नागरिकता को संदर्भित करता है। और ऐसे संविधान लागू होने के बाद जब हुआ था तब 1955 को लाया गया था, लेकिन इसमें अभी तक कुल 4 बार संशोधन किए जा चुके हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986, 1992, 2002 और 2003। तो इस तरीके से इस प्रक्रिया में समय के हिसाब से संशोधन भी किए जा चुके हैं, लेकिन एक जो आधार बनाया जाता है वो नागरिकता अधिनियम 1955 की ये जो 5 शर्तें हैं उसके आधार पर इसे फुलफिल करती हैं और इन्हीं के आधार पर नागरिकता से रिलेटेड प्रावधान को संदर्भित किया गया। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक मूल अधिकार के बारे में। मूल अधिकार के संदर्भ में देखा जाए तो मूल अधिकार जो होते हैं वह भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 15 के अंतर्गत आते हैं, 12 से 35 में आते हैं। यह कहाँ से लिए गए? मूल अधिकार की अवधारणा अमेरिकी संविधान से ली गई है। तो चलिए भारत में अधिकार के संदर्भ में एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि भारत में अधिकार के संदर्भ में देखा जाए तो कुछ मौलिक अधिकार होते हैं, कुछ संवैधानिक अधिकार होते हैं, कुछ कानूनी या सांविधिक अधिकार भी होते हैं, कुछ मानव अधिकार भी होते हैं। मूल अधिकार के तौर पर देखा जाए तो ये 7 मूल अधिकार हैं जो कि अनुच्छेद 12 से 35 तक थे। दूसरा आता है संवैधानिक अधिकार जो कि संविधान के भाग 3 के से बाहर, जैसे कि संपत्ति का अधिकार भाग 12 के अंतर्गत अध्याय 4 में 300 का आर्टिकल के अंतर्गत इसमें सम्मिलित किया गया। फिर आता है कानूनी या सांविधिक अधिकार जो कि ऐसे अधिकार होते हैं जिन्हें संसद की देन है और यह मतदान का अधिकार या महिलाओं से संबंधित अधिकार होते हैं। फिर आता है मानव अधिकार जो संविधान या कानून के द्वारा प्राप्त नहीं बल्कि मनुष्य होने के नाते प्राप्त होते हैं। तो इस तरीके के अधिकार मानव अधिकार कहलाते हैं। तो इस तरीके से ये प्रमुख अधिकार होते हैं जिनके संदर्भ में ये आता है। चलिए तो अभी प्रेजेंट में अधिकार में जो मौलिक अधिकारों में संशोधन हुआ उनके बारे में भी जान लेते हैं कि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाया गया और 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत शिक्षा के अधिकार को 21 को इसमें जोड़ा गया। चलिए तो पहले नंबर पे तो जान लेते हैं कि यह मौलिक अधिकार के बारे में कि कौन कौन से मूल अधिकार हैं उनके बारे में जानते हैं। मूल रूप से देखा जाए तो भारतीय संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया जो कि आर्टिकल 300 का के अंतर्गत उसे स्थापित किया गया। इसमें भाग 3 के अंतर्गत दिए गए हैं जिसमें समता का अधिकार जो होता है आर्टिकल 14 से 18 तक आता है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24 में। संविधान की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 में है और संपत्ति का अधिकार आपका अनुच्छेद 31 में आता था जिसे हटा के इसके 300 का के अंतर्गत किया गया। फिर आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो कि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आता है। तो इस तरीके से ये अधिकार है जिसमें वर्तमान में अभी 6 मूल अधिकार आते हैं। अब आता है कि ये संपत्ति के अधिकार को इस तरीके से हटाया गया है जो कि फिलहाल अभी 6 मूल अधिकार। अब आता है सबसे पहले अनुच्छेद 12 कि अनुच्छेद 12 क्या कहता है। अनुच्छेद 12 जो है वह मूल अधिकारों से संबंधित होती है जो कि राज्य की परिभाषा को संदर्भित करता है।
जिसमें कहा गया है कि मूल अधिकारों से संबंधित विभिन्न उपबंधों में राज्य शब्द का प्रयोग किया गया। राज्य में निम्नलिखित शामिल है, जैसे कि राज्य की जो परिभाषा दी गई है तो उसमें क्या क्या शामिल है, क्योंकि राज्य तो प्रस्तुत चीज़ को वर्णित करता है। तो इसमें राज्य के संदर्भित क्या क्या है, जैसे कि कार्यकारी या विधायी अंगों की संघीय सरकार में क्रियान्वित करने वाली सरकार और भारत की संसद। और दूसरा आता है कि राज्य सरकार के विधायी अंगों को प्रभावी करने वाली सरकार और राज्य विधानमंडल। और तीसरा आता है कि सभी स्थानीय निकाय अर्थात वैधानिक या गैर वैधानिक प्राधिकरण जैसे NLIC, ONGC, सेल आदि इत्यादि इसके अंतर्गत आते हैं। तो इसमें राज्य की परिभाषा के अंतर्गत ये विभिन्न उपबंध इसके अंतर्गत शामिल किए गए। नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 जो है मूल अधिकारों से असंगत विधियों के संदर्भ में है कि मूल अधिकारों से असंगत और उनका अल्पीकरण की विधियाँ शून्य होंगी, इसके संदर्भ में कहा जाता है। अब असंगत विधियाँ शून्य होंगी तो अब ये विधियाँ कौन कौन सी होंगी जो विधियों को शून्य करने की बात करता है। तो इसमें पहली तो आती है आपकी स्थायी विधियाँ। स्थायी विधियाँ जो होती हैं जैसे कि संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा पारित जो भी विधियाँ होती हैं वो आएंगी। अस्थायी विधियाँ जो कि राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश होते हैं। प्रत्यायोजित विधान जिसे कार्यपालिका विधान कहा जाता है, इसकी प्रकृति में एक संवैधानिक साधन जैसे कि अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनिमय, अधिसूचना शामिल होती हैं। और विधि के गैर विधायी स्रोत जैसे कि विधि को बल रखने वाली रूढ़ी या प्रथा इसके अंतर्गत आती है। तो ये जो है ये आपकी विधियों के अल्पीकरण और उनको शून्य करने के संदर्भ में उनका असंगत एवं अल्पीकरण करने वाली विधियाँ शून्य होंगी। तो ये कौन कौन सी विधियाँ हैं? स्थायी विधियाँ, अस्थायी विधियाँ, प्रत्यायोजित विधान संबंधी विधियाँ और विधि के गैर विधायी स्रोत इसके अंतर्गत आते हैं। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब कि नेक्स्ट समानता के अधिकार के बारे में। समानता के अधिकार को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 के संदर्भ में दिया गया। अनुच्छेद 14 क्या कहता है? अनुच्छेद 14 जो कहता है कि भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। अब आता है कि विधि के समक्ष समता क्या होती है और विधि के समान संरक्षण क्या होता है। विधि के समक्ष समता के संदर्भ में देखा जाए तो यह ब्रिटिश मूल की अवधारणा से लिया गया है और विधियों के समान संरक्षण को अमेरिका से लिया गया। विधि के समक्ष समता किसी व्यक्ति के पक्ष में विशिष्ट विशेष अधिकारों की अनुपस्थिति होती है और विधि के समान संरक्षण विधियों द्वारा प्रदत्त विशेष अधिकारों और अध्यारोपित दायित्वों दोनों में समान परिस्थितियों के अंतर्गत व्यवहार क्षमता को संदर्भित करता है। इसमें विधि की समक्ष समता साधारण विधि या साधारण विधि में न्यायालय के तहत सभी व्यक्तियों के लिए समान व्यवहार से संबंधित होता है और जो विधि के समान संरक्षण सभी के लिए सभी व्यक्तियों को एक समान नियम को संदर्भित करता है। विधि के समक्ष समता एक नकारात्मक अवधारणा को संबोधित करती है जबकि विधि के समान संरक्षण एक सकारात्मक अवधारणा को संबोधित करती है। तो इस तरीके से ये भारत के संविधान में अनुच्छेद 14 के अंतर्गत ये दिया गया। अब इसके कुछ अपवाद हैं कि किसके लिए यह नियम पूर्ण रूप से लागू नहीं होते, जैसे कि विधि के समक्ष समता का जो नियम है वह पूर्ण नहीं है। इसके लिए कई संवैधानिक निषेध और अन्य अपवाद हैं, जैसे कि भारत के राष्ट्रपति या राज्यपाल के संदर्भ में कुछ शक्तियां दी गई हैं, जैसे कि राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने कार्यकाल में किए गए निर्णय जो होते हैं वह देश के किसी भी न्यायालय के लिए जवाबदेह नहीं है। मतलब कि राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने कार्यकाल के दौरान जो भी निर्णय लेते हैं वह किसी भी न्यायालय में जवाबदेह नहीं है। दंडित कार्यवाही प्रारंभ या चालू नहीं होगी इसके संदर्भ में। पदावधि के दौरान गिरफ्तारी या कारावास की न्यायालय में कोई प्रक्रिया प्रारंभ नहीं होगी। राष्ट्रपति या राज्यपाल पर उनके कार्यकाल के दौरान व्यक्तिगत सामर्थ्य से किए गए किसी कार्य के लिए किसी भी न्यायालय में दीवानी मुकदमा नहीं चलाया जाएगा और यदि इस प्रकार का कोई मुकदमा चलाया जाता है तो इसकी सूचना उन्हें 2 माह बाद ही सूचना देने के 2 माह बाद भी यह किया जा सकता है। अब आता है कि संसद और राज्य विधानमंडल के संदर्भ में क्या होता है। संसद और राज्य विधानमंडल के संदर्भ में अनुच्छेद 105 कहता है कि संसद या उसके किसी समिति में संसद के किसी सदस्य द्वारा कही गई किसी बात या किसी दिए गए किसी मत के संदर्भ में उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई कार्यवाही
नहीं की जाएगी। तो ये अनुच्छेद 105 में संसद के संदर्भ में है। फिर आता है अनुच्छेद 194 जो कि राज्य के विधानमंडल के संदर्भ में है, जिसमें कहता है कि यह किसी भी समिति में विधानमंडल में किसी सदस्य द्वारा कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत के संदर्भ में उसके विरुद्ध न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। तो ये संसद और राज्य विधानमंडल के संदर्भ में कुछ प्रावधान है। कुछ राष्ट्रपति और राज्यपाल को शक्तियों को अपवाद स्वरूप दिया गया है, कुछ संसद और राज्य विधानमंडल के संदर्भ में दिया गया है। और भी अन्य आती हैं, जैसे कि विदेशी संप्रभु शासक या राजदूत एवं कूटनीतिक व्यक्ति जो भी दीवानी या फौजदारी मुकदमों से मुक्त होंगे। और आते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ और इसके भी एजेंसियों के प्रमुख कूटनीतिक मुक्ति प्राप्ति होती है। तो ये प्रमुख कुछ संस्थाएं होती हैं, राष्ट्रपति, राज्यपाल, संसद या विधानमंडल। तो इस तरीके को कुछ अपवाद देखने को मिलते हैं। तो ये विधि के समक्ष समानता और विधियों के समान संरक्षण के तौर पर एक अपवाद स्वरूप देखा जाता है। और ये जो अपवाद स्वरूप जो इसमें दिए गए हैं, तो इसमें इस आर्टिकल से तो आपके क्वेश्चन यूपीएससी में पूछे जाते ही हैं, साथ ही साथ ये अपवाद स्वरूप जो भी बताए हुए गए पॉइंट है, इनसे भी रिलेटेड क्वेश्चन आपके घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। अब आता है अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 क्या कहता है? अनुच्छेद 15 जो है वह किसी राज्य के नागरिक के प्रति, मतलब किसी भी राज्य नागरिक के प्रति केवल धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग या जन्म स्थान को लेकर विभेद नहीं करेगा। अब केवल कौन होगा? कि केवल के संदर्भ में देखा जाए तो यह वह शब्द है जहाँ पर अन्य आधारों पर मतभेद किया जा सकता है। ये जो इसमें प्रावधान दिए गए हैं वो तो होंगे, लेकिन अन्य आधार के आधार पर इसमें विभेद किया जा सकता है। और विभेद किस तरीके का? कि किसी के विरुद्ध विपरीत मामला या अन्य के प्रति उसमें पक्ष में ना रहने के संदर्भ में उसमें विभेद किया जाएगा, ऐसी स्थिति के संदर्भ में होगा। तो अभी प्रेजेंट में किस तरीके का अनुच्छेद 15 बताता है कि राज्य किसी भी नागरिक के प्रति केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान को लेकर कोई विभेद नहीं करेगा। तो ये विभेद नहीं करेगा। अब आता है नेक्स्ट आर्टिकल अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 क्या कहता है? अनुच्छेद 16 कहता है कि राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। तो ये अवसर की समानता के संदर्भ में है, जिसमें इसके अंतर्गत बताया गया। अब आता है नेक्स्ट अनुच्छेद 17 जो कि अस्पृश्यता के अंत से रिलेटेड है, जिसमें अस्पृश्यता को समाप्त करने की व्यवस्था किसी भी रूप में इसका आचरण निषिद्ध करती है। और अस्पृश्यता में उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा, जो कि विधि के अनुसार दंडनीय होता है। तो यह अस्पृश्यता के दंड को लेकर है। फिर आता है अनुच्छेद 18 जो कि उपाधियों के अंत से रिलेटेड है। तो ये आपके समानता के अधिकार हैं, जो कि अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 और 18 के अंतर्गत आते हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट अनुच्छेद स्वतंत्रता के अधिकार, जो कि अनुच्छेद 19 से 22 के अंतर्गत संदर्भित किए गए। अनुच्छेद 19 कहता है कि नागरिकों को 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं। अनुच्छेद 19 का क्लॉज 1 में प्रदत्त इन 6 स्वतंत्रताओं को अनुच्छेद 19 के क्लॉज 2 से 6 तक में युक्त निर्बंध पर घोषित किए गए। अब ये कौन कौन से युक्त निर्बंध हैं? इसमें पहला आता है कि प्रेस की स्वतंत्रता, व्यवसायिक विज्ञापन की स्वतंत्रता, सूचना का अधिकार, फोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार आदि इसी के अंतर्गत शामिल होते हैं। अनुच्छेद 19 का क्लॉज 2 के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर निर्बंधन के आधार हैं, जैसे कि राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार, सदाचार, न्यायालय की अवमानना, मानहानि इसके अंतर्गत आते हैं। अपराध उद्दीपन का होना और भारत की संप्रभुता और अखंडता इसके अंतर्गत देखने को मिलते हैं। न्यायिक निर्णयों के अनुसार सूचना का अधिकार अनुच्छेद 19 के क्लॉज 1 के सब क्लॉज का में शामिल है। फिर भी स्थिति को और स्पष्ट करने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 सभी नागरिकों के लिए सूचना का अधिकार देता है। तो इस तरीके के प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आते हैं। अब नेक्स्ट अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 20 जो कि अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण के प्रावधान से संबंधित है। अब इसमें अपराधों की दोष सिद्धि के संदर्भ में क्या दिए गए, जिसमें अनुच्छेद 20 का क्लॉज 1, 20 का क्लॉज 2, 20 का क्लॉज 3 में अलग अलग प्रावधान दिए गए। पहला प्रावधान अनुच्छेद 20 का क्लॉज 1 कहता है कि भूत लक्षी दांडिक विधियों से संरक्षण होना, जो कि अपराध के निर्धारण कृत्य के समय की विधि के अनुसार होता है।
अनुच्छेद 20 का क्लॉज 2 होता है कि एक अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। मतलब कि अगर किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए दंड मिल गया है तो उसे एक से अधिक बार उसी भी अपराध के लिए दंडित नहीं किया जाएगा। तीसरा आता है अनुच्छेद 20 का क्लॉज 3 कि किसी भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो ये जो अनुच्छेद 20 है इसके अंतर्गत जैसे कि ये संदर्भ में कि वो कोई पूर्वपद प्रभाव नहीं होगा, यानी कि किसी भी व्यक्ति को अपराध के लिए तब तक सिद्ध दोष नहीं ठहराया जा सकता है जब तक कि वह ऐसा कार्य करने के समय अपराध के रूप में आरोपित है या प्रवृत्त विधि में अतिक्रमण नहीं करता है। तो इसके संदर्भ में दूसरा जो होता है वह दोहरी क्षति के संदर्भ में कि एक ही अपराध के लिए दंडित बार बार दंडित नहीं किया जाएगा। तीसरे में स्वाभिसंसन की मनाही करता है कि अपने ही विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं करता है। तो इस तरीके से अनुच्छेद 3 इसके अंतर्गत इसके दिए गए हैं जो कि अपराधों की दोष शुद्धि के संबंध में संरक्षण से संबंधित होते हैं। अब आता है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 जो है वह इसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। इसके संदर्भ में एक है कि अनुच्छेद 19 मतलब में व्यक्ति शब्द जो होते हैं उनका उल्लेख जो है वह भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशियों पर भी लागू होते हैं। या विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का एक मूल संबंध जो है वह राजनीतिक व्यवस्था से होता है, तो इसके अंतर्गत आता है। इसमें नोट के अंतर्गत देखा जाए कि सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार विधि द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है वह यथोचित विधि प्रक्रिया हो शामिल है, जिसे अनुच्छेद 21 का उदार निर्वचन करते हुए अनेक अधिकारों को शामिल किया गया, जैसे कि आजीविका का अधिकार, अच्छे स्वास्थ्य का अधिकार, पर्यावरण प्रदूषण के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार, निजता का अधिकार, शिक्षा पाने का अधिकार, नींद का अधिकार या सोने का अधिकार और भोजन का अधिकार आदि इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। तो ये अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। अब आता है अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 कहता है कि इसके तहत कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान किया जाता है। इसमें दंडात्मक निरोध या गिरफ्तारी इसलिए की जाती है क्योंकि किसी व्यक्ति पर कोई अपराध करने का संदेह या उस पर अपराध सिद्ध हो गया है तो इसे कारावास में रखे जाने की जरूरत है। तो निवारक निरोध इससे भिन्न है। इसमें किसी भी अनुचित कृत्य को किए जाने के कारण व्यक्ति को निरुद्ध नहीं किया जाएगा, बल्कि इसे लिए किया जाता है कि वह अनुचित कृत्य ना करे, और जिस कृत्य के व्यक्ति के संबंध में यह संभावना होती है तो वह कानून व्यवस्था को क्षति पहुंचा सकती है और उसे अपराध करने से पहले ही निषिद्ध कर लेना निवारक निरोध होता है। और जब किसी व्यक्ति को निवारक निरोध की किसी विधि के अधीन गिरफ्तार किया जाता है तो इसके अंतर्गत कुछ सिचुएशन होती हैं। पहली तो ये कि सरकार ऐसे व्यक्ति को केवल 3 मास तक अभिरक्षा में निरुद्ध कर सकती है, और यदि वह गिरफ्तार व्यक्ति को 3 मास से अधिक के लिए निरुद्ध करना चाहती है तो इसे सलाहकार बोर्ड में प्राप्त प्रतिवेदन प्राप्त करना होगा, और यह सलाहकार बोर्ड उच्च न्यायालय के वर्तमान या भूतपूर्व न्यायाधीश या उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बन सकने की अर्हता रखे जाने वाले व्यक्तियों से मिलकर ही बनेगी। यह जो आर्टिकल है इसी के अंतर्गत ही अभी काफ़ी संविधान में उतार चढ़ाव देखने को मिले हुए हैं, जिसके अंतर्गत काफ़ी को जेल भी हुई है, जिसके संदर्भ में ये आर्टिकल और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इस प्रकार निरुद्ध व्यक्ति को यथाशीघ्र निरोध के आधार पर संसूचित किए जाएंगे, किंतु वे तथ्य प्रकट नहीं किए जाएंगे जिन्हें वे प्रकट करना निरोधक प्राधिकारी लोकहित के विरुद्ध समझता है। निरुद्ध व्यक्ति को निरोध के आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन करने के लिए शीघ्र अवसर दिया जाता है, और संसद को यह शक्ति दी जाती है कि वह विहित करे कि निवारक निरोध की अधिकतम अवधि कितनी होगी। और अनुच्छेद 22 का प्रयोग करते हुए संसद निवारक निरोध से संबंधित कई कानून बनाए हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर मीसा 1971 में बनाया गया था, और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 में बनाया गया था, और विदेशी मुद्रा संरक्षण और व्यवसाय निवारण को 1974 में, और इसी तरीके के अन्य प्रावधान भी इसके अंतर्गत बनाए गए थे। अब नेक्स्ट आर्टिकल आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि अनुच्छेद 23 से 24 तक में है। अनुच्छेद 23 कहता है कि यह मानव के दुर्व्यवहार और बलाश्रम का निषेध करता है।
इसके अंतर्गत यह अधिकार नागरिक और गैर नागरिक दोनों को उपबद्ध हैं और यह किसी व्यक्ति को न केवल राज्य के खिलाफ बल्कि व्यक्तियों के खिलाफ भी सुरक्षा प्रदान करता है। मानव दुर्व्यवहार शब्द में शामिल है जैसे मनुष्यों का क्रय विक्रय करना, महिलाओं और बच्चों में अनैतिक दुर्व्यवहार या वेश्यावृत्ति शामिल है और दास प्रथा का भी कोई रूप होगा वह मानव दुर्व्यवहार के अंतर्गत आएगा। इस तरह के कृत्यों को दंडित करने के लिए संसद ने अनैतिक दुर्व्यवहार निवारण अधिनियम 1956 को बनाया गया है। अब आता है अनुच्छेद 24 के अंतर्गत। अनुच्छेद 24 कहता है कि कारखाना आदि में बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे किसी बच्चे को कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा, तो इसके संदर्भ में आता है। अब आता है धर्म की स्वतंत्रता के संदर्भ में अनुच्छेद 25 से 28 में। अनुच्छेद 25 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म को मान्य आचरण करने या प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है और राज्य को इस बात की अनुमति है कि वह धार्मिक आचरण से संबद्ध किसी भी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक या अन्य लौकिक क्रियाकलापों का विनिमय या निर्बंधन करे और राज्य सामाजिक कल्याण एवं सुधार के लिए या सार्वजनिक प्रकार के हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं को हिंदुओं के सभी वर्गों और अनुभागों के लिए खोले, तो यह अनुच्छेद 25 के अंतर्गत आता है। अब अनुच्छेद 26 क्या कहता है? अनुच्छेद 26 कहता है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता प्रदान करता है। हालांकि लोक व्यवस्था, सदाचार व स्वास्थ्य के आधार पर युक्त निर्बंधन आरोपित किए जा सकते हैं। अनुच्छेद 27 के अंतर्गत आता है कि किसी भी व्यक्ति को ऐसे करो या संदाय करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिसके आगम या फिर प्रोसीड किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि या पोषण में व्यय करने के लिए विनिर्दिष्ट रूप से विनियोजित किए जाते हैं, इसके अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 27 में एक कर लगाने के निषेध करता है, वो शुल्क लगाने पर यह निषेध नहीं करता है, तो ये कर लगाने के संदर्भ में अनुच्छेद 27 के रिलेटेड है। अब आता है इसका नेक्स्ट मतलब कि धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार में अंतिम मतलब आर्टिकल अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 28 कहता है कि राज्य में मान्यता प्राप्त या राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान में उपस्थित होने वाले व्यक्ति को ऐसी संस्था में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जब तक कि उस व्यक्ति ने या यदि वह आवश्यक है तो उसके संरक्षण में इसके लिए अपनी सहमति नहीं देती हो और पूर्णतः राज्य से वित्त पोषित किसी संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, तो इसके अंतर्गत आता है। अब नेक्स्ट आर्टिकल आता है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, जो कि अनुच्छेद 29 से 30 के अंतर्गत होता है। अनुच्छेद 30 कहता है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण के संदर्भ में ये आपका क्रैश कोर्स है, तो उस बेसिस पे आपको आर्टिकल का प्रत्येक आर्टिकल को कंप्लीट कराया जा रहा है और आपको कम समय में इतने टॉपिक कराए जा रहे हैं, क्योंकि एक ही टॉपिक आपका 1 से 1.5 घंटे ले लेता है। अगर आप उसको बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं तो 1 से 1.5 घंटे ले लेता है। अगर आप अभी इस टाइम पे इतना टाइम इनको देते हैं तो आपके और सब्जेक्ट कवर नहीं हो पाएंगे, तो इसमें आपका कम समय में इसको रिवीजन के बेसिस पे ही इसको किया जा रहा है। जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा या फिर जो भी प्रक्रिया रहेगी, जब आपको क्लास ली जाएगी तो उसमें इसको पूरे एक्सप्लेन करके फुल क्लास डिटेल में दिया जाएगा। तो आपका ये क्रैश कोर्स है, तो इसको क्रैश कोर्स के हिसाब से आपको पढ़ाया जा रहा है कि आपका आर्टिकल भी कवर हो जाए और आपके कवर होने के साथ साथ आपके प्रत्येक जो भी डायमेंशन आपके छूटते हैं वो इसके अंतर्गत कवर हो जाए। अनुच्छेद 29 कहता है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण के बारे में कि भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भी भाग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता पाने वाली किसी शिक्षण संस्थान में प्रवेश में किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी भी आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। अल्पसंख्यक वर्ग के संदर्भ में देखा जाए तो यह शब्द जो होता है वह एक सापेक्ष शब्द है जो कि भाषाई या धार्मिक समूह को निर्देशित करता है जिनकी संख्या राज्य की कुल जनसंख्या के आधे से कम होती है। अब आया है अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 जो है वह शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकार के अंतर्गत आता है, जिसके अंतर्गत कौन कौन से अधिकार है। पहला आता है कि धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि का शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। दूसरा आता है कि राज्य द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग शिक्षण संस्था को किसी संपत्ति के अनिवार्य अर्जन के लिए निर्धारित क्षतिपूर्ति रकम और उनके
प्रत्याभूत अधिकार और निर्बंधित निराकृत नहीं होंगे, और राज्य अल्पसंख्यकों द्वारा प्रबंधित शिक्षण संस्थानों को सहायता देने में विभेद नहीं करेगा। तो इस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। अब आता है अनुच्छेद 32 जो कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत आता है। यह अनुच्छेद जो है वह संविधान में मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिटें निकालने की शक्ति और उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय को दी गई है, जिसमें उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 32 के अंतर्गत और उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 के अंतर्गत इसमें रिट या निकालने की शक्ति इसके अंतर्गत दी गई है। अब आता है अनुच्छेद 32 क्या कहता है। अनुच्छेद 32 जो है मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए एक प्रत्याभूत उपचार प्रदान करता है। यह उपचार का अधिकार भी एक मूल अधिकार है क्योंकि यह भाग 3 में सम्मिलित है। उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकार का संरक्षण और प्रत्याभूति वाता बनाया गया है। यह सर्वोच्च न्यायालय मूल अधिकार के उल्लंघन के विरुद्ध संरक्षण प्राप्त करने के लिए दिए गए आवेदनों को तकनीकी आधार पर ग्रहण करने से मना नहीं कर सकता है। उच्चतम न्यायालय में व्यवस्था दी गई है कि अनुच्छेद 32 द्वारा दी गई न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है, अतः इसे संविधान संशोधन द्वारा भी नष्ट नहीं किया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 तथा उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करता है, जिसमें बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा होता है। अनुच्छेद 32 का क्लॉज 3 कहता है कि संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह किसी भी अन्य न्यायालय को भी इन रिटों को जारी करने का अधिकार दे सकती है, हालांकि संसद ने अभी तक ऐसा नहीं किया हुआ है। अब आता है रिट अधिकारिता के बारे में। उच्चतम न्यायालय के अंतर्गत रिट अधिकारिता जो है वह केवल मूल अधिकारों के क्रियान्वयन के लिए होती है और किसी भी व्यक्ति या सरकार के लिए विरुद्ध रिट जारी करने की शक्ति होती है और रिट न्याय क्षेत्र को नकार नहीं सकती है, जो कि सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। फिर दूसरा आता है उच्च न्यायालय के अंतर्गत मूल अधिकारों के अलावा कुछ सामान्य कानूनी अधिकार भी इसके अंतर्गत लिए गए हैं, जो कि सिर्फ अपने राज्य के व्यक्ति या अपने राज्य के भीतर या रिट न्याय क्षेत्र को नकार सकती है। तो इसके अंतर्गत ही उच्च न्यायालय के संदर्भ में दिए गए, जो कि अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत है। अब रिट जारी करने की कुछ निम्न तरीके की रिट होती है, जैसे कि बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा होते हैं। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण जिसे हैवियस कॉर्पस कहा जाता है, क्योंकि ज़्यादातर इसकी इंग्लिश शब्दावली है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन इसमें देते हैं। कई बार बंदी प्रत्यक्षीकरण को लिख दिया जाता है, लेकिन हैवियस कॉर्पस इसमें ज़्यादातर लिखा होता है। तो इसके जो भी ये रिटें हैं इनकी हिंदी के साथ साथ आपको इंग्लिश भी याद करनी है, क्योंकि इंग्लिश भी डायरेक्ट ही उसमें पूछता है। मतलब कि इंग्लिश ही डायरेक्ट दे दिया जाएगा कि हैवियस कॉर्पस के संदर्भ में क्या प्रावधान दिए गए हैं, या फिर इसके संदर्भ में इसी तरीके से आता है। या बंदी प्रत्यक्षीकरण दे देता है तो बेहतर ही है, अगर नहीं देता है तो आपको साथ में इसके इंग्लिश वर्ड को भी याद करना है। हैबियस कॉर्पस एक लैटिन शब्द होता है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है शरीर प्राप्त करना। यह रिट जो होती है वह एक आदेश के रूप में होती है, जिसमें उस व्यक्ति को जिसने किसी अन्य व्यक्ति को निरुद्ध किया है या आदेश दिया जाता है वह उसे न्यायालय के समक्ष उपस्थित करे, जिससे न्यायालय यह जान सके कि उसे क्यों निरुद्ध किया गया है और यह बंदी रखने का विधिक औचित्य नहीं और उसे मुक्त कर सके। यह रिट सार्वजनिक प्राधिकरण हो या प्राइवेट व्यक्ति दोनों के खिलाफ जारी की जा सकती है और अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल में भी यह रिट जो है वह निलंबित नहीं होती है। अब दूसरी आती है परमादेश या मैंडेमस के बारे में। इसका अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। यह उपचार न्यायालय के विवेकाधीन होता है, जिसमें लोक प्राधिकारी को यह संबोधित होता है कि उससे यह अपेक्षा होती है कि वह उस सार्वजनिक कर्तव्य को करे और जिसे करने से उसे इनकार किया है और उसे जो किसी अन्य पर्याप्त विधिक उपचार के लिए बिना कराया नहीं जा सकता है। फिर आता है तीसरी प्रतिषेध या प्रोहिबिशन के बारे में, जिसका शब्दार्थिक अर्थ होता है रोकना। इसे सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों या न्यायिक न्यायालयों को अपने न्याय क्षेत्र की अधिकारिता से इतर कुछ कार्यों को करने के लिए रोकने के लिए जारी किया जाता है। इस रिट का उद्देश्य यह है कि अधीनस्थ न्यायालय अपनी अधिकारिता की सीमा में रहे और प्रतिषेध और परमादेश की रिटों में अंतर ये होता है कि परमादेश रिट कुछ करने की समादेश करती है, जबकि प्रतिषेध या प्रोहिबिशन जो रिट होती है वह कुछ करने से रोकती है। मतलब प्रोहिबिटेट करना मतलब उसको रोकना, एक तरीके से इनके शब्दों से ही प्रोनाउंसिएट होता है कि मतलब उसको रोकने के संदर्भ में है। नेक्स्ट आता है इसमें उत्प्रेषण के बारे में या
सर्टोरियाई के बारे में। इसका अर्थ होता है प्रमाणित होना या सूचना देना। इसमें किसी वरिष्ठ न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को या न्यायिक निकायों को तब जारी किया जाता है जब इस बात का संशय होता है कि न्यायालय ने अपनी अधिकारिता से बाहर जाकर निर्णय दिया है या निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विरुद्ध है। परमादेश न्यायिक अधिकारियों और प्रशासनिक प्राधिकारियों दोनों के विरुद्ध उपलब्ध हैं, जबकि प्रतिषेध और उत्प्रेषण रिटें केवल न्यायिक प्राधिकारियों के विरुद्ध ही निकाली जाती हैं। तो ये उत्प्रेषण रिट के अंतर्गत आता है। अब आते हैं अधिकार परीक्षा या क्यू वारंटो। क्यू वारंटो का अर्थ होता है कि किसी भी प्राधिकृत या वारंट के द्वारा होना, कि इसे न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति के सार्वजनिक कार्यालय में अपने पद के दावे की जांच के लिए जारी कर दिया जाता है। अतः वह किसी व्यक्ति द्वारा लोक कार्यालय के अवैध अधिकार को रोकता है और इसे मंत्रित्व कार्यालय या निजी कार्यालय के लिए जारी नहीं किया जाता है। तो इस तरीके की ये 5 तरीके की रिट हैं जिनसे आपके क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, और इसमें हिंदी के साथ साथ आपको इंग्लिश को भी याद करना है। अब आता है अनुच्छेद 32 का क्लॉज 3। यह क्लॉज 3 क्या कहता है? क्लॉज 3 कहता है कि संसद सर्वोच्च न्यायालय को शक्ति दी गई है कि यह शक्तियों को बिना प्रतिकूल प्रभाव डाले यदि चाहे तो 32 क्लॉज 2 में दी गई शक्तियों में किन्हीं या सभी का विस्तार किसी अन्य न्यायालय को कर सकती है या किसी अन्य न्यायालय का अर्थ उच्च न्यायालय से भिन्न न्यायालयों में किया जाता है। और अनुच्छेद 32 का क्लॉज 4 कहता है कि अनुच्छेद 352 के तहत आपात उद्घोषणा के दौरान राष्ट्रपति अनुच्छेद 359 में दी गई शक्ति का प्रयोग करते हुए अनुच्छेद 32 के तहत मिले अधिकारों को निलंबित कर सकती है। अब आता है अनुच्छेद 33 के बारे में। अनुच्छेद 33 के तहत संसद सशस्त्र बलों, पुलिस, खुफिया ब्यूरो, दूरसंचार प्रणाली में नियोजित व्यक्तियों और उनके कर्तव्यों को उचित पालन सुनिश्चित करने और उसमें अनुशासन बनाए रखने के लिए मूल अधिकारों से वंचित कर सकती है या युक्ति युक्त प्रतिबंध लगा सकती है। तो अनुच्छेद 33 के अंतर्गत है। अनुच्छेद 34 जो होता है वह सेना विधि या सैन्य शासन प्रभुत्व या मूल अधिकारों पर निर्बंधन के द्वारा लगाया जा सकता है, इसके संदर्भ में। फिर आता है अनुच्छेद 35 जो कि जिसके तहत संसद को यह शक्ति है कि वह मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए दंड विहित करे और इसके लिए कानून बनाए, और यह अधिकार राज्य विधानमंडल को प्राप्त नहीं है। तो ये राज्य विधानमंडल को अनुच्छेद 35 के अंतर्गत अधिकार प्राप्त नहीं है, लेकिन संसद को शक्ति दी गई है कि वह मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए दंड विहित करे और इसके लिए कानून बनाए। तो यह आपके आर्टिकल अनुच्छेद 112 से 35 तक रहे, जो कि 12 से 35 तक के आर्टिकल को कवर किया। 12 से 35 में आपके मूल अधिकार के संदर्भ में जो भी डिटेल थी उसको कवर किया गया। अब आता है हमारा नेक्स्ट राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत लिया गया है, जो कि अनुच्छेद 36 से 51 तक है, जिसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। यह मूल अधिकार से भिन्न न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है और ये वस्तुतः राज्य के नैतिक निर्देश होते हैं ताकि राज्य मूलभूत आदर्शों को प्राप्त कर सके। तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं जिनके संदर्भ में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये किस देश के संविधान से लिए गए हैं, किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं, किस भाग के अंतर्गत आते हैं, ये न्यायालय में प्रवर्तनीय है कि नहीं है, ये राज्य के मूलभूत आदर्शों को प्राप्त करते हैं, नैतिक निर्देश हैं, या मतलब कि इस तरीके से किस में आर्थिक न्याय का उल्लेख किया गया है, तो इसके संदर्भ में ये आता है। अब आता है इसमें कौन कौन से संविधान संशोधन किए गए, इनके संवैधानिक संशोधन को देख लेते हैं कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत अनुच्छेद 39 का, अनुच्छेद 43 का और अनुच्छेद 43-48 का को इसमें जोड़ा गया। 44वें संविधान संशोधन 1978 में अनुच्छेद 38 को भाषा में संशोधन किया गया। 86वें संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत अनुच्छेद 21 का में शिक्षा के अधिकार को शामिल किए जाने के बाद अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की देखभाल और शिक्षा के कर्तव्य का राज्य आदि उपयोगित किया गया। और 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के अंतर्गत अनुच्छेद 43 खा को अंतः स्थापित किया गया। तो ये आपके जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, इनमें इन अनुच्छेद आर्टिकल को संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया। तो कौन कौन से अनुच्छेद? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 और 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011। तो ये प्रमुख आर्टिकल इसके अंतर्गत जोड़े गए।
अब आता है निर्देशक तत्वों के वर्गीकरण को जान लेते हैं कि इसमें जो वर्गीकरण है वो 3 तरीके से है। फिर बाद में प्रत्येक आर्टिकल को जानेंगे, क्योंकि ये जो आपके संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत जो आर्टिकल है इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत कौन सा संविधान संशोधन किया गया, मतलब कि कौन सा संविधान संशोधन के तहत किस अनुच्छेद को जोड़ा गया। फिर इसके अंतर्गत ये भी पूछता है कि इसमें जैसे वर्गीकरण होता है कि समाजवादी सिद्धांत के अंतर्गत भी है, गांधीवादी और उदार बौद्धिक है। तो इसके अंतर्गत भी आते हैं कि गांधीवादी सिद्धांत के अंतर्गत कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं। तो इन अनुच्छेदों को आपको ऐसे ही मतलब कि शॉर्ट फॉर्म में याद कर लेना है, फिर डिटेल में आपको पूरे याद कर लेना है। इस तरीके से आपको अभी पूरे अनुच्छेद को बताया भी जाएगा कि समाजवादी सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं आपके अनुच्छेद 38, 39 का ABCDEF आता है, 39A आता है, 41, 42, 43, 43A और 47A आता है। गांधीवादी सिद्धांत के अंतर्गत आपका अनुच्छेद 40, 43, 46, 47, 48 आता है। उदार बौद्धिक या विचारवादी विचारधारा के अंतर्गत अनुच्छेद 44, 45, 48, 48 49, 50 और 51 आता है। ये आपको इस तरीके से वर्गीकरण क्यों किया गया है, क्योंकि एग्जाम में आपके डायरेक्ट क्वेश्चन, जैसे IAS का जो एग्ज़ाम होता है उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है कि अनुच्छेद 44 क्या है, अनुच्छेद 45 क्या है। तो आजकल विचारधाराओं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो विचारधारा जैसे गांधीवादी विचारधारा के अंतर्गत ये आर्टिकल आते हैं, समाजवादी विचारधारा के अंतर्गत ये आर्टिकल है, उदार बौद्धिक विचारधारा के अंतर्गत इस आर्टिकल है। तो आपको इस तरीके से इनको पहले एक शॉर्ट फॉर्म में याद कर लेना है कि इस विचारधारा के अंतर्गत ये आर्टिकल आते हैं। और आर्टिकल को तो आपको ऑलरेडी याद होंगे, नहीं है तो अभी आप इसमें पढ़ते हैं तो याद हो जाएंगे। तो इसमें चलिए आर्टिकल को देख लेते हैं। सबसे पहले आता है आर्टिकल 36। पहला आर्टिकल जो होता है वो राज्य की परिभाषा के संदर्भ में है, जैसा कि अभी जो आपका अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य की परिभाषा को जाना है, तो उसी तरीके से ये राज्य की परिभाषा को बताता है। अनुच्छेद 37 जो है वह इस भाग में दिए गए तत्वों में न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय ना होते हुए भी देश में शासन में मूलभूत हैं, इसके अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 38 का क्लॉज 1 जो होता है वह राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय हो सके, इसके संदर्भ में आता है। अनुच्छेद 38 का क्लॉज 2 होता है वह आय, सुविधाओं और अवसरों की असमानताओं को समाप्त करने का प्रयास करता है। अनुच्छेद 39 जो होता है वह इसमें राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीतियां होती हैं, जैसे सामाजिक, आर्थिक और न्याय से संबंधित नीतियां, जैसे कि पुरुषों व स्त्रियों को आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार होना। B के अंतर्गत समाज के भौतिक संसाधनों का उचित स्वामित्व व वितरण होना। C के अंतर्गत आता है कि अर्थव्यवस्था में धन या उत्पादन के साधनों के अहितकारी केंद्रीकरण का निषेध होना। D के अंतर्गत आता है कि पुरुषों या स्त्रियों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन। E के अंतर्गत आता है पुरुष या स्त्रियों या श्रमिकों या बच्चों को मजदूरी में आयु या शक्ति की दृष्टि से प्रतिकूल रोजगार में जाने से बचाना। और F के अंतर्गत आता है कि बच्चों को गरिमा के साथ विकास के अवसर और शोषण से बचाना है। तो ये आपके अनुच्छेद 39 के अंतर्गत जो ABCDE के F के फॉर्म में दिए गए हैं, तो इसके अंतर्गत आते हैं। अब आता है अनुच्छेद 39 का, जो कि समान अवसर के आधार पर न्याय देना, निःशुल्क विधिक सहायता उपबंध करना ताकि गरीबों को अन्याय का शिकार ना होना पड़े, इसके संदर्भ में है। फिर आता है आपका नेक्स्ट अनुच्छेद 40, जो कि ग्राम पंचायतों की संगठन करना और उसमें शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए शक्तियाँ और प्राधिकार देना है। अनुच्छेद 41 जो है वह कुछ दशाओं में विशेषता, जैसे कि बुढ़ापे, बेरोजगारी, बीमारी, अशक्तता की दशा में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 42 जो है वो काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध करती है। अनुच्छेद 43 जो है वह कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर व अवकाश की व्यवस्था करने और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करने के संदर्भ में। फिर आता है अनुच्छेद 43 का उद्योगों में प्रबंधन में कर्मकारों के भाग लेने के लिए उपयुक्त विधान बनाना है। 43 खा के अंतर्गत आता है सहकारी समितियों में स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त प्रचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को प्रोत्साहित करना है। अनुच्छेद 44 के अंतर्गत नागरिकों के लिए एक समान विधिक सिविल संहिता लागू करने का प्रयास है। अनुच्छेद 45 में यह शिशुओं की देखभाल तथा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा देने का प्रयास करना है। अनुच्छेद 46 के अंतर्गत आता है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और अन्य दुर्लभ वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि करना तथा हर तरह के शोषण व सामाजिक अन्याय से उनकी रक्षा करना है। फिर आता है अनुच्छेद 47, जो कि लोगों के पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य का सुधार करने और प्राथमिक कर्तव्य मानने और मादक पेय और हानिकारक नशीले पदार्थों के सेवन के प्रतिषेध करने का प्रयास करता है।
अनुच्छेद 48 जो है वह कृषि और पशुपालन संगठन आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों के अनुसार करना, गायों, बछड़ों व अन्य दुधारू या वाहक पशुओं की नस्लों में सुधार करना, उनकी वध का प्रतिषेध करने का कदम उठाना है। अनुच्छेद 48 का कहता है कि पर्यावरण के संरक्षण के संवर्धन तथा वन या वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करना। अनुच्छेद 49 जो है वह कहता है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करना। अनुच्छेद 50 जो है 50 कहता है कि इसके अंतर्गत की राज्य की लोक सेवाओं में कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण के लिए कदम उठाना। और अनुच्छेद 51 कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा की अभिवृद्धि और राष्ट्रों के बीच न्याय संगत, सम्मानपूर्ण संबंध और अंतर्राष्ट्रीय विवादों की मध्यस्थता के निपटारे के लिए प्रोत्साहन देने के लिए प्रयास करना है। तो इस तरीके के आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं जो कि 36 से 51 तक के अनुच्छेदों को कवर करते हैं। और इसमें आपको पहले ही बता दिया गया है कि किस विचारधारा के अंतर्गत है। तो इस विचारधारा के संदर्भ में आप पूरे आर्टिकल याद कर लेंगे तो एक विचारधारा के एक सिनॉप्सिस भी माइंड में रख लेंगे कि इसके अंतर्गत ये आर्टिकल आते हैं। तो जब आप में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो वो आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। अब आता है हमारा नेक्स्ट कि मूल अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के मध्य विभेद पूछा जाता है, मतलब कि एक अंतर देखा जाता है कि इसमें क्या अंतर है। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं क्योंकि इसमें जो भी पॉइंट उठाए गए हैं, जो भी आपको इस क्रैश कोर्स में कराया जा रहा है वो आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। जो आपके एग्ज़ाम में जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी तरीके से इस प्रारूप को संदर्भित किया गया है। मूल अधिकार के संदर्भ में देखा जाए तो मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में मूल अधिकार जो होते हैं वह नकारात्मक है, जैसा कि राज्य को कुछ मसलों पर कार्य करने से प्रतिबंध करता है। और निर्देशक तत्वों की प्रकृति जो होती है वह सकारात्मक होती है क्योंकि यह राज्य को कुछ मसलों पर इनकी आवश्यकता पर होती है। ये न्यायोचित होते हैं जो कि इनके हनन पर न्यायालय द्वारा इन्हें लागू किया जाता है, और ये गैर न्यायोचित होते हैं, इन्हें कानूनी रूप से न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जाता है। इनका उद्देश्य लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करना होता है और इनका जो उद्देश्य होता है सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना होता है। मूल अधिकार का उद्देश्य जो है कानूनी रूप से मान्य होते हैं या नैतिक और राजनीतिक मान्यता प्राप्त होती है। ये व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहन देती है, इस प्रकार से ये व्यक्तित्व है और ये समुदाय के कल्याण को प्रोत्साहित करते हैं, इसलिए समाजवादी हैं। इन्हें लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता नहीं होती है, स्वतः लागू होते हैं। और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता होती है और ये स्वतः लागू नहीं होते। और मूल अधिकार जो न्यायालय में इस बात के लिए बाध्य होते हैं कि किसी भी मूल अधिकार के हनन की विधि को वह गैर संवैधानिक या अवैध घोषित कर सकता है, और इसमें जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं उनके उल्लंघन करने वाली किसी विधि को न्यायालय असंवैधानिक और अवैध घोषित नहीं कर सकता है। और यद्यपि विधि की वैधता को इस आधार पर सही ठहराया जाता है तो इन्हें निर्देशक तत्वों को प्रभावी करने के लिए लागू किया जा सकता है। तो इनमें ये मेजर डिफरेंसेस है दोनों के अंतर्गत। तो इस तरीके के डिफरेंसेस को आप जान लेंगे तो आपका अगर इससे रिलेटेड जो पैरेलल क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को समामिलित करके क्वेश्चन पूछा गया है तो आप इस तरीके से इनको देख लेंगे। तो क्योंकि इनकी विचारधारा से रिलेटेड ही ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं तो आपको ये क्वेश्चन छूटने की कोई गुंजाइश नहीं होगी। नेक्स्ट आता है आपका कि संविधान के अन्य भागों में कुछ निर्देशक तत्व उल्लेखित किए गए, कुछ और अन्य भाग भी हैं जहाँ पर जैसे कि भाग आपका 16 और 17 है, जहाँ पर आपको कुछ अनुच्छेद दिए गए हैं जिसमें निर्देशक तत्व आपके देखने को प्रतीत होते हैं। जैसे कि आपके भाग 16 के अंतर्गत आता है अनुच्छेद 335 जो कि संघ या राज्यों के कार्यों से संबंधित सेवाओं और अधीन पदों पर नियुक्तियों में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के दावों के प्रशासन की दक्षता बनाए रखने की संगति के अनुसार ध्यान रखना है। और अनुच्छेद 350 का और 351 जो कि पार्ट 17 के अंतर्गत आता है, जिसमें अनुच्छेद 350 का जो होता है वह भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बालकों को प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा का सुविधाएं देता है, और 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश देता है। तो इस तरीके से भाग 16 और 17 इसमें सम्मिलित किया गया है, मतलब कि जो आपके नीति निर्देशक क्षेत्र 36 से 51 तक दिए गए हैं उसके बाद कुछ भाग 16 और 17 में भी ये 350 का और 335 और 351 आर्टिकल के अंतर्गत कुछ निर्देशक तत्व इसमें प्रतीत होते दिखाई देते हैं। तो इस तरीके से ये है। अब आता है आपका नेक्स्ट जो कि हमारी इस श्रृंखला का जो आज की हमारी क्लास है इसके अंतर्गत लास्ट टॉपिक है मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य मतलब कि फंडामेंटल ड्यूटी। फंडामेंटल ड्यूटी जो देखी जाए तो इसे भारतीय संविधान के भाग 4 का के अंतर्गत अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत आता है।
मौलिक कर्तव्य को स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भाग 4 का में अंतः स्थापित किया गया और 51 का के अंतः स्थापित कर 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए और 86वें संविधान संशोधन अधिनियम में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया, जिसमें यह अपेक्षित है कि यह 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता पिता, संरक्षक या स्वयं पर आश्रित बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करेंगे। मूल कर्तव्य जो होते हैं वह न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। उन्हें भारतीय संविधान को मूल कर्तव्य को पूर्वी रूसी संविधान यानी कि यूएसएसआर से प्रभावित होकर लिए गए हैं। तो मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? यूएसएसआर से लिए गए हैं। यह न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं होते हैं। इसे भारतीय संविधान के जो 42वां संविधान संशोधन है उसके आधार पर लिया गया। 11वां जो इसमें अनुच्छेद है इसे 86वें संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत जोड़ा गया। इस संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद 51 में संदर्भित किए गए। मौलिक कर्तव्यों की सूची के अनुसार देखा जाए तो भारतीय का के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि इसमें पहला कर्तव्य होता है कि इसके अंतर्गत पहला मतलब कि अनुच्छेद 51 का आता है का इकोलॉजी आता है कि संविधान का पालन करे, उसके आदर्शों, संस्थानों, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। दूसरा आता है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे, उनका पालन करें। तीसरा आता है कि भारत की एकता, अखंडता और की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। इसमें जो मौलिक कर्तव्य है इनको 4-5 इकट्ठे दे दिए जाते हैं, तो उसमें बताना होता है कि इनमें से कौन सा नहीं है। जैसे कि संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखें, तो इसमें से कोई शब्द नहीं होगा या फिर कुछ इस तरीके से इसी में ही कुछ डिवाइड करके दे दिया जाएगा, तो इसमें कौन सा है नहीं है इसके संदर्भ में आ जाता है। तो आपको इन सभी जो भी आपके 11 मौलिक कर्तव्य हैं इनको अक्षर सा याद करना है, अच्छे से याद करना है। अब आता है नेक्स्ट जो कि तीसरे नंबर का है कि यह देश की रक्षा करे, आवाहन किए जाने पर राष्ट्र की सुरक्षा करे, सेवा करे। ई नंबर का आता है कि भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभाव से परे हो और ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। अब आता है अनुच्छेद F 51 का 1 का F या चा, जो कि सामाजिक सामरस्य, संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। और जी के अंतर्गत आता है यानी कि अनुच्छेद 6 के अंतर्गत में दिया गया है कि प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीव हैं, रक्षा करे, उनका संवर्धन करे और प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव रखे। फिर आता है जा यानी कि एच के अंतर्गत जो कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन व सुधार की भावना का विकास करे। झा यानी कि आई के अंतर्गत आता है कि सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षित रखे, हिंसा से दूर रहे। जे एड़ा मतलब कि आता है कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। और इसका ये मतलब कि 11वां और के नंबर का और वैसे हिंदी में टा नंबर का अनुच्छेद आता है कि 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना, और यह कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। तो इस तरीके से ये आपके मौलिक कर्तव्य रहे। आज की क्लास में आपके जो भी मेजर फैक्टर रहते हैं, जो कि भाग 1 से प्रस्तावना से लेके भाग 4 तक का तक के जो भी मेजर फैक्टर है उन सभी को कवर किया गया। आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल UPSC PSC विद दीक्षा को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको इसकी PDF तो प्राप्त होगी ही होगी, साथ ही साथ में जो भी श्रृंखला हमारे चैनल पर चलाई जाती है उनकी आपको PDF वहाँ पर उपलब्ध होगी। और जब भी अभी तक जो भी PDF आप वहाँ पर डाले नहीं गए हैं तो आपको समय रहते सभी PDF उपलब्ध करा दी जाएगी। आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसमें अपने कुछ रिव्यू भी दें कि आपको कौन सा सब्जेक्ट किस तरीके के क्या रहता है, तो उसमें आप अपने रिव्यू भी दे सकते हैं। कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी कर सकते हैं। धन्यवाद।